नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। अब भारत के संविधान के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जो हमारे जो संविधान का ढांचा है, जो संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई, इसकी नींव क्या माना जाता है, कौन कौन से अधिनियम माने जाते हैं, कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले उसकी नींव, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आप एक बात बताइए कि क्या पहले भारत में संविधान था? नहीं। तो क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था तो हमारा देश गुलाम था। तो क्या उससे पहले था? नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ राजाओं का राज था, राजतंत्र चलता था। और राजतंत्र में संविधान क्या होता है? राजतंत्र में संविधान खुद राजा ही होता है। राजा की जो जबान होती थी वही संविधान होती थी। उसके बाद में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अब देखिए धीरे धीरे कैसे संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और जब हमारा देश आज़ाद होता है उसके बाद में हमारे देश की संविधान का निर्माण होता है। तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, इसके लिए कौन कौन से अधिनियम है जो उनकी इनमें पुष्टि हुई है, पृष्ठभूमि उन्होंने बनाई है। सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है 1935 का अधिनियम। तो आइए शॉर्ट एंड स्वीट में हम देखते हैं कि संवैधानिक जो ढांचा है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भारत में ब्रिटिश, इसके लिए थोड़ा मैं इतिहास में जाना पड़ेगा। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। मान्यता किसने दी? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक इतिहास होता है तो इसको पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ने के लिए हमें इसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? 1600 में हुई। महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी इंग्लैंड में हुई और उन्होंने मान्यता दी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं उड़ीसा के राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हो गए। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई। कहाँ की? बंगाल एवं उड़ीसा की। उसके बाद में देखिए 1858 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत का शासन ब्रिटिश ताज क्राउन के हाथों में, जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, विलय नीति, जो हड़प रहे थे वो, और भी कुछ नीतियां थी जैसे सामंतों का नाराज होना। तो 1858 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सिपाहियों का योगदान ज़्यादा था, इसलिए उसे सिपाही विद्रोह भी नाम दे देते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप भारत का जो शासन है वो किसके पास चला गया? ब्रिटिश ताज क्राउन के हाथों में चला गया। इससे पहले राज किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक अनवरत चलता रहा। 1773 से 1858 तक इसका शासन चला ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का। तो ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। अब देखो कहीं भी कोई भी अगर शासन करता है तो उसकी एक रूपरेखा होती है। जैसे अगर हम छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा होती है कि इसको कैसे चलाया जाए। तो ये तो देश और राज्य की बात है। तो ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की जो विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, इन घटनाओं का हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव है। इनका इफेक्ट हुआ हमारे संविधान और राजतंत्र पर। कंपनी का शासन कब से कब तक चला? 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे लेकर 1858 के अधिनियम तक, और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। अब देखिए कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया था राजस्थान पुलिस के पेपर में, जो अभी हुआ था पिछला।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए क्या क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का जो पहला कदम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी का शासन कब से कब तक चला? 1773 से 1858 तक। सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। और देखिए और क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से 1773? पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कब? 1773 में। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। क्यों? क्या पहले भारत में केंद्रीय प्रशासन नहीं था? अलग अलग राज्यों में अलग अलग रियासतें। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किससे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब देखिए इसकी और विशेषताएं क्या क्या है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई और उसकी हेल्प हेतु 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। तो पहले गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। किस एक्ट द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आने लगे। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब आया ये एक्ट? 1773 में। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। या कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब हुई? 1774 में। और देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पे अपना पर्सनल बिजनेस भी करते थे, तो उस पर बैन लगा दिया गया और भारतीय लोगों से वो जो उपहार लेते थे और जो रिश्वत लेते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स बना दिया, कंपनी की गवर्निंग बॉडी बना दी, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रहने लगा। किसका? ब्रिटिश सरकार का। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके 2-3 जो विशेषताएं हैं, जो तथ्य हैं वो इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके अंतर्गत 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल किसके अधीन आने लगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद में देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम। देखिए भारत में ब्रिटिश सरकार का जो पहला जो अधिनियम था, जो पहला एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इनका जो अंतिम था वो था स्वतंत्रता अधिनियम, जो 1947 में आया था। अब देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है? बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बंदोबस्त कानून। जैसे कि हम कहते हैं कि उसको तो पूरी तरह से बंदोबस्त में कर लिया, यानी उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना। तो बंदोबस्त कानून किस अधिनियम को जाना जाता है? 1781 का जो एक्ट आया था उसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून। गवर्नर जनरल काउंसिल तथा कंपनी सेवकों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी। इसका मतलब क्या है? गवर्नर जनरल, काउंसिल के जो सदस्य होते थे वो, और कंपनी के जो सेवक होते थे वो, ये अपने पद पर रहकर अगर कोई भी फैसला लेते थे, जैसे कि किसी को फांसी, कहीं गोलीबारी का ऑर्डर, कहीं व्यापार के मामले में, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इनको बरी कर दिया। कुल मिला के ये निरंकुश थे।
शासन के माल में इनका निरंकुश शासन था भारत पे। ये जो मर्जी आए फैसले लेते थे और शासन करते थे। तो गवर्नर जनरल काउंसिल तथा कंपनी सेवकों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। राजस्व जो मामले थे, कर लेने के जो मामले थे, इनको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो 1781 के संशोधन अधिनियम को क्या कहते? बंदोबस्त कानून। और क्या किया गया? कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से वाद या मामला थे। यानी कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया गया। हिंदुओं के मामले हिंदुओं के कानून के हिसाब से निपटाए गए, मुसलमानों के मामले मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से निपटाए गए। और प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। प्रांतीय न्यायालयों की अपील कहाँ की जाती? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। वो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, उनको पहले अपील कहाँ करना होता था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। उसके बाद में देखिए 1784 में एक एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके द्वारा क्या क्या कानून लागू किए गए देखिए। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य पृथक पृथक कर दिए गए। कंपनी के जो राजनीतिक जो फैसले थे और बिजनेस संबंधी जो फैसले थे, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ, इसका असर क्या हुआ? द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ इसी साल से। और कहाँ हमारे द्वैत शासन का उदाहरण कहाँ? बंगाल में। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र आता था उसको पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी अंग्रेजों के राज वाला क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। और ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कंपनी कार्य करती थी इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या किया गया? कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य पृथक पृथक किए गए। द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान। उसके बाद में देखिए 1786 का एक अधिनियम आया था। उसके लिए तो एक ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1786 का जो अधिनियम था इसके तहत। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके तहत कुछ खुद के लिए विशेष सुविधाएं मांगी थी, जैसे कि न्यायिक मामले में स्वतंत्रता। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1786 के अधिनियम के तहत। अब देखिए 1793 का चार्टर कानून भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सदस्यों और उसके कर्मचारियों को भारत का जो राजस्व था उससे ही भुगतान करना निर्धारित किया गया। देखिए कैसे शोषण कर रहे हैं, धीरे धीरे चक्रों में फंसाते चले गए। तो 1793 के चार्टर कानून के अनुसार अगले 20 वर्षों की अवधि तक एकाधिकार रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश का। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया। चार्टर कानून 1813, ये एक न एक कोई सा भी हो पूछ लिया जाता है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त, यानी 20 साल हो गए। तो फिर उसके बाद में चार्टर कानून आया कब? 1813 में। भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किस कानून के तहत किया गया? चार्टर कानून 1813। फिर भी भारत का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रखा गया, बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और देखिए 1813 के चार्टर कानून के तहत और क्या प्रावधान? ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति। ईसाई जो मिशनरीज थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग, ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताने वाले लोग, जो हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बना रहे थे, तो ईसाई मिशनरियों को भारत आने का परमिशन मिल गया।
भारत के ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार, जो भारत के जो ब्रिटिश इलाके थे उनमें पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया जाने लगा और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। और भारत की जो स्थानीय सरकारें थी जो ब्रिटिश के अधीन, उनको व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और जब ये टाइम पे कर नहीं चुकाते थे तो इन पे जुर्माना थोपा गया। तो चार्टर कानून 1813 के अनुसार भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त, फिर भी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में एकाधिकार रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, भारत के ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत। उसके 20 साल में देखिए पहला चार्टर कानून कब आया? 1793 में। उसके 20 साल बाद में दूसरा चार्टर कानून 1813 में। उसके 20 साल बाद में तीसरा चार्टर कानून 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर कानून के तहत बनाया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायिका संबंधी शक्ति यानी कानून बनाने की जो शक्ति इन्हें प्राप्त थी, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे इनको इस शक्ति से वंचित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया तथा विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक कंपनी जो बिजनेस करने वाली थी, तो इसका जो अस्तित्व था व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी इनको समाप्त किया गया और इसको एक शुद्ध रूप से क्या बना दिया गया? भारत पे प्रशासन करने वाला निकाय। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम कौन सा चार्टर था? तीसरा चार्टर। पहला 1793 का चार्टर, दूसरा 1813 का चार्टर, तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर के तहत। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो गतिविधियां थी उनको समाप्त करके उसको प्रशासनिक निकाय बनाया गया और सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। केवल प्रयास था, उसको विरोध के कारण उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक उसके 20 साल बाद चौथा चार्टर अधिनियम आया। कब आया? 1853 को। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर अधिनियम कितने पारित किए थे? 4। पहला कब किया? 1793 में। चौथा कब किया? 1853 में। तो अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था? 1853 का चार्टर अधिनियम। पहला 1793, उसके बाद में आप 20 साल जोड़ लो उसमें, 1813, उसके बाद में फिर 20 साल 1833, उसके बाद में फिर 20 साल 1853। तो अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 का, फर्स्ट 1793 का। और पहला एक्ट कब आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। विशिष्ट जो सिविल सेवा थी वो भारतीय नागरिकों के लिए भी खोली गई और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में एक समिति बनाई गई। उसे क्या बोलते? मैकाले समिति। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। इस चार्टर के तहत प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। तो यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया और सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोली गई। अब देखिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से होना था इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत? बंगाल, मद्रास, बंबई तथा आगरा की जो स्थानीय जो प्रांतीय सरकारें थी वहां से। तो पहला चार्टर 1793 में, लास्ट एंड चौथा 1853 में। उसके बाद में देखिए
1858 से 1947 तक किसका शासन चला? क्राउन का, उसे बोलते हैं ताज का शासन। उससे पहले 1773 से 1858 तक किसका चला? कंपनी का शासन। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में आया था, इसके तहत क्राउन ने शासन अपने हाथों में क्यों लिया? 1857 की जो क्रांति आई हुई थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसकी वजह से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन, भारत का शासन किसके अधीन हो गया? सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन होता? भारत का वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई और भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी। देखिए आप 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत का शासन सीधे किसके हाथ में चला गया? विक्टोरिया के हाथ में। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? वायसराय। वायसराय कौन था? भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई और भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। सलाहकार परिषद, अध्यक्ष और सचिव, ये क्या होती थी? सलाहकार परिषद होती थी, इसका अध्यक्ष सचिव ही होता था। भारत सचिव की परिषद का गठन, निगमित निकाय, भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार। भारत सचिव की जो परिषद का जो गठन था वो एक निगमित निकाय था, उसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। यह हुआ 1858 का अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय, जो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता था। शासन किसके अधीन चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। राज्य सचिव का पद सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। उसके बाद में देखिए 1861 का भारत शासन, भारत परिषद अधिनियम, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कौन से अधिनियम से की गई? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उससे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इम्पोर्टेंट, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया विधान परिषद में। किस किस को? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। और देखिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम से क्या किया गया? इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। अगर मान लो राज्यों से, प्रांतों से शक्तियां छीनी जा रही है और पूरी शक्तियां केंद्र के अधीन जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण। और इस अधिनियम में मद्रास और बंबई को प्रेसिडेंसियों को वापस विधायी शक्तियां दी गई, कानून की शक्तियां दी गई और किसकी शुरुआत की गई? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में किसका गठन किया गया? विधान परिषदों का गठन। विधान परिषद का गठन बंगाल में कब किया गया? 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, पंजाब में 1897 में। तो विधान परिषद का गठन सर्वप्रथम किसमें किया गया? बंगाल में। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई। यह हो गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात। अब हम बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या
बढ़ाई गई। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की गई, उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के जो प्रश्न थे उनके उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया कि आपको इनके उत्तर देना पड़ेगा। ये हुआ 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में हम बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का, 1919 का और 1935 का। ये ऐसे अधिनियम है जो हर एग्जाम में नहीं चूकते। कई बार तो इन तीनों को पूछ लिया जाता है, तीन नहीं तो दो को तो पूछ ही लिया जाएगा, या तो उनके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आजकल यही होता है कि आपको सत्य के बारे में पूछेंगे, इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा असत्य है। इन तीनों अधिनियम को गोल के पी जाइए, बड़े ध्यान से पढ़िए कि किसमें क्या हुआ। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार आप किसी नाम से पुकार सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को। लॉर्ड मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये भारत में वायसराय थे। अब देखिए, इस अधिनियम द्वारा बहुत तगड़े फैसले लिए गए। क्या क्या किया गया? जैसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? मार्ले मिंटो को। मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो ये किसने की? लॉर्ड मिंटो और मार्ले ने। और कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहली बार भारतीय की नियुक्ति। जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें विधि सदस्य के रूप में पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति की गई। वो कौन थे? SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 1909 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय। मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया इसके तहत, यानी सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मार्ले और मिंटो को। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत? 1909 का परिषद अधिनियम। सांप्रदायिकता की शुरुआत या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसके तहत? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहली बार भारतीय की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। किसकी की गई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की। इसके बाद में देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 लागू कब हुआ? 1921 में। 1909 के जो अधिनियम था उसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1919 का जो अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 20 अगस्त 1917 ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कब की? 20 अगस्त 1917 को। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू किया गया? 1921 में लागू किया गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के तहत। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब कर दी गई? 1935 के अधिनियम के तहत। हर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन, घुमा फिरा के कैसे भी पूछो। भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है इनके। तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। खत्म कब किया गया इनको? 1935 में। और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई? 1935 में। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 में। विश्व को दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख
केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग और राज्य को स्वयं का बजट बनाने का अधिकार। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और राज्य को स्वयं का बजट बनाने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। आंग्ल भारतीय, सिखों, यूरोपियों और ईसाइयों को आरक्षण दिया गया। देशी रियासतों की जो समस्या थी उसे निपटाने हेतु किसकी स्थापना की गई? नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया। राज्यसभा जिसे क्या बोलते थे? राज्य परिषद। और लोकसभा जिसे क्या बोलते थे? केंद्रीय विधान परिषद। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन फिर कब किया गया? 1926 में। किस अधिनियम के तहत गठन का प्रावधान हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। कंपलसरी कर दिया गया कि 3 सदस्य भारतीय होंगे। ये हुआ आपका भारत शासन अधिनियम 1919। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिससे सांप्रदायिकता के बीज बोए गए भारत में। भारत शासन अधिनियम 1919 लागू कब हुआ? 1921 में। इसे क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कब की गई? 20 अगस्त 1917 को। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जबकि 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और प्रांतों वाले द्वैत शासन की स्थापना को समाप्त कर दिया गया। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत। विश्व को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग किससे किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। और राज्य को स्वयं का बजट बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नरेंद्र मंडल की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919। आंग्ल भारतीयों, सिखों, यूरोपियों इनको आरक्षण 1919 के तहत। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। राज्यसभा और लोकसभा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कई बार पूछा गया है। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। कब किया गया? 1926 में। और वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना कंपलसरी था। यह हुआ भारत शासन अधिनियम 1919। हमने 1909 पढ़ा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 पढ़ा भारत शासन अधिनियम। अब पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। कौन से के? 1935 के। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और जो समवर्ती सूची होती है, जो दोनों की मिला के होती है, उसमें 36 विषय रखे गए। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में द्वैत शासन शुरू। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के तहत। समाप्त किस अधिनियम से? 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना। प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, पर यह 1937 में शुरू हुआ और 1939 में समाप्त हो गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में शुरू होकर 1939 में समाप्त क्यों हो गया? क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसमें स्थानीय जो सरकारें थी उनकी अनुमति के बगैर ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में झोंक दिया था। इसकी वजह से जो भी कांग्रेस की जो सरकारें बनी थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
तो प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 1937 में शुरू हुई पर 1939 में समाप्त हो गई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। 11 प्रांतों में चुनाव, उनमें से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा? दासता का चार्टर। और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान बताया कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं पर उसमें इंजन नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। जो भारत शासन अधिनियम 1858 था उसमें जो भारत परिषद का निर्माण किया गया था उसकी समाप्ति कर दी गई। किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक मील का पत्थर साबित हुआ भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। ये एक विस्तृत दस्तावेज था। इससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ, जिसमें से संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। लागू कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1937 में शुरू हुआ पर 1939 में समाप्त हो गया, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड ने बिना सरकारों से अनुमति लिए ही, बिना सलाह लिए ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। इस वजह से सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। और दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, उनमें से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पंडित नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या कहा कि एक दासता का चार्टर है और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान बताया, जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं पर इंजन नहीं है। अगर इंजन ही नहीं है तो ब्रेकों का क्या? भारत शासन अधिनियम में जो 1935 का था, इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1858 वाला था जिसमें भारत परिषद का निर्माण किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में हम लास्ट देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पहला एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अंतिम एक्ट कौन था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो थे वो घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। कब करते हैं घोषणा? 20 फरवरी 1947 को। कौन करते हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा। कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, माउंटबेटन घोषणा कब हुई? माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। कब हुई ये घोषणा? 3 जून 1947 को। इसके अनुसार क्या क्या फिक्स किया गया? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का गठन। इस योजना के अनुसार मान लिया गया कि भारत का विभाजन किया जाएगा, उसके 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाए जाएंगे, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। दोनों देशों में अलग अलग वायसराय होंगे, यानी ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। फिर कोई सम्राट की उपाधि नहीं रहेगी और भारतीय सम्राट नहीं लिखा जाएगा। ब्रिटिश का कोई कानून फिर यहाँ लागू नहीं होगा। तो दोनों देशों में अलग अलग वायसराय। जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक दोनों ही देशों में 1935 के अधिनियम से शासन व्यवस्था लागू रहेगी। और उपाधियां समाप्त कर दी गई। रियासतों के साथ जो समझौते, जो संधियां की गई, उनको रद्द कर दिया गया। और भारत जो सचिव का जो पद बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। रियासतों को बोल दिया गया कि आप चाहो तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, आप चाहो तो आप भारत में मिल सकते हैं, आप चाहो तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी, इसके अनुसार भारत का विभाजन कर दिया गया, पाकिस्तान का गठन किया गया। दोनों देशों में अलग अलग वायसराय होंगे। जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक दोनों ही देशों में 1935 के अधिनियम से शासन व्यवस्था चलेगी। उपाधियां समाप्त कर दी गई, रियासतों के साथ किए गए संधि समझौते रद्द कर दिए गए और भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। यह है हमारे संविधान की पृष्ठभूमि। इससे हमारे संविधान की पृष्ठभूमि तैयार हुई। हम अगली क्लास में संविधान का निर्माण देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया गया,
कब भारतीय संविधान जो सभा थी उसका गठन किया गया, कैसे किया गया, कैसे उनका चुनाव हुआ, इन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैंने वो भी आपके लिए यहाँ नोट किए हैं, आप देख लिए, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या है, इसलिए अच्छे से इनको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, लिखिएगा। एक दो बार लिखने से अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार लिखते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाती है, माइंड में फिट बैठ जाती है। देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर क्लाइव, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये तो बंगाल के थे, विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 के अधिनियम के तहत बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल उन्हीं को बना दिए गए, लॉर्ड माउंटबेटन को ही, जबकि पाकिस्तान के जिन्ना बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। और बंगाल विभाजन के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन। और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। और जो 1829 में जो सती प्रथा पे जो रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने। ये ऐसे हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, गवर्नर जनरल बंगाल के पहले वारेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर प्रथम एवं अंतिम श्री राजगोपालाचारी, और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। और बंगाल को वापस उसका जो विभाजन था वो रद्द कब किया गया था? 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तब। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जिसे बाद में वायसराय घोषित कर दिया था, उसे डायरेक्ट प्रतिनिधि बना दिया था क्राउन का। तो ये तो बात हो गई हमारे संविधान की पृष्ठभूमि की। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको क्लास समझ आ रही है, तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।